इस क्लास में हम संविधान निर्माण की प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी। जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए। यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। प्रश्न 2, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का स्त्री और पुरुष का, गोर अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का नहीं। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका का अधिकार, देश का नाम। शासन प्रमुख का नाम। प्रश्न 4, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य। प्रश्न 5, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन से किसका जिक्र कर रहे थे? नेहरू ने ये शब्द प्रयोग किए पूरी तरह या पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो काम पूरा करने का बीड़ा उठाया था वह अभी पूरा नहीं हुआ था और शपथ एकदम से पूरी नहीं हो सकती थी, किंतु ये धीरे धीरे पूरी होंगी। जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वह यह थी कि वे अपना जीवन भारतीयों और भारतीय लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा को अर्पित कर दें। वे महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें वापस में मिलाकर दोबारा लिखिए। संप्रभुता, गणतंत्र, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष। सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकारी लोगों के पास है। शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। प्रश्न 7, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए
मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। निम्नलिखित बिंदुओं से सहायता लेते हुए अपना उत्तर लिखें। निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग, गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। प्रश्न 8, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? का अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के सदस्य बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ख हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। ग हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उत्तर, मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। प्रश्न 9, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? दिया गया पैरा आंशिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है या लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है या संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना के विपरीत है। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। कह सकते हैं संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है या किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानूनों पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। अतः इसका अर्थ है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानूनों की है। खास सत्य कारण संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं इनके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। वह सत्य कारण संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए फिर भी
प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के नियंत्रण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियाँ पूरी तरह सीमाओं में हैं। घ असत्य है। कारण संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्यों को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है, क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। अब हम चुनावी राजनीति को पढ़ेंगे। चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। ये गलत है। प्रश्न 2, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह बताने का सही कारण नहीं है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में मेल ढूंढें। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। प्रश्न 4, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। चुनाव संबंधी क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। मतदान सूची बनाना, चुनावी प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, चुनावी नतीजों की घोषणा। प्रश्न 5, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव प्रचार, मतदान के दिन, मतदान, मतगणना के दिन। चुनाव प्रचार के लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करें: मतदाताओं को रिश्वत या घूस अथवा धमकी देना, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों
का प्रयोग करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग। मतदान के दिन इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी, मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। वोटों की गिनती का दिन इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई तालिका बताती है अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते। इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में अश्वेत अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 8, अमेरिकी समाज में 13, हिस्पैनिक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 5, अमेरिकी समाज में 13, श्वेत 86 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 86, अमेरिकी समाज में 7। उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रश्न 7, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। हाँ, यह सच है चुनावों में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोगों चुनावों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनावों द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि किसी देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं। हाँ, यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न 8, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मारने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिन्नाप व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश
के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। अमेरिका कि हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। उत्तर: क्या इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए या तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। प्रश्न 10। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। उत्तर: क। चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की। यह सही नहीं है क्योंकि चुनावों की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रश्न 11। जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उत्तर:
यह कथन गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता है या सकती है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम हैं। हाँ, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हो, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। अब हम संस्थाओं के कामकाज के विषय में जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। प्रश्न 1, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। गृह मंत्री। प्रश्न 3, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये गलत है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। प्रश्न 5, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। प्रश्न 6, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? लोकसभा वित्त मंत्रालय। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है संसद। 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है सर्वोच्च न्यायालय। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है कार्यपालिका। प्रश्न 7, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा
उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा, सर्वथा उपयुक्त। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुत प्राप्त हो। क्या प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो यह उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्री परिषद के साथ काम करना पड़ता है। प्रश्न 8। 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसी फिल्म अव्यवहार्य तथा अलोकतांत्रिक है। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती है। मैं भी शंकर से सहमत हूँ। राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन काफी नहीं होता। प्रश्न 9। एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है, किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रश्न 10। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है? न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अंजया का विचार सही है। यह अध्याय समाप्त हुआ।
अब हम लोकतांत्रिक अधिकार से संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, गौरों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, ये सब नहीं है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। प्रश्न 4, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं? अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, बेगार पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न 5, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। अधिकार देना अच्छा है, पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं। उत्तर बयान का अधिक वैध है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश चाहे लोकतांत्रिक न हो, किंतु लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करें। प्रश्न 6, स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदियां क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए क उचित है, अनुचित है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण करता है। अनुचित है क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या करता है? अतिक्रमण करता है। अनुचित है क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रश्न 7, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ के किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो?
तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरह से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो। मनोज के मामले में समानता के अधिकार तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रश्न 8, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी A.K. बनर्जी ने नहीं लिख सकती। बेटी A.K. बनर्जी नहीं लिख सकते। आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? अब आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यों? मधुरिमा सही है। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके तथा उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है, जो महिलाओं को कमतर तथा कमजोर मानता है। मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रश्न 9, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए। उनका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र इस मसले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करो। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिए। इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़ जाल बनाएं। जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गांव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गांव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आज़ादी से जुड़ा है। आप इस मकड़ जाल को बनाएं और तीर के निशानों से बताएं कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ संबंध बताने वाला एक उदाहरण भी दें। उत्तर नीचे दिए गए चित्र की सहायता से अपना स्वयं का मकड़ जाल बनाइए। कक्षा 9 के पॉलिटी की राज्य व्यवस्था की सभी अध्यायों की जो प्रश्नावली थी वो समाप्त हुई। धन्यवाद।